वेलकम बैक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गुणात्मक विश्लेषण अध्याय के अंदर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं विलेयता गुणनफल तथा विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग। इसमें हम सर्वप्रथम विलेयता गुणनफल क्या है इसको परिभाषित करेंगे, फिर इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में कहाँ कहाँ किया जाता है उनके अनुप्रयोगों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल वास्तव में किसी विलयन के, कोई भी विद्युत अपघटय विलयन है, उस विद्युत अपघटय विलयन में उपस्थित जो भी आयन है उन आयनों की सांद्रताओं का या उनकी सक्रियताओं का गुणनफल जब ताप स्थिर हो उसे ही विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो सिंपल सी प्रक्रिया हो जाएगी। पहली परिस्थिति है स्थिर ताप, सेकंड नंबर पे आता है तो ताप को क्या करना, स्थिर। स्थिर ताप पर विद्युत अपघटय लेना है। विद्युत अपघटय अर्थात ऐसा यौगिक जो जल में घोलने पर आयनीकृत हो जाए उसको विद्युत अपघटय कहते हैं। तो स्थिर ताप पर विद्युत अपघटय के संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, संतृप्त विलयन में आयनों के सक्रियताओं का गुणनफल, आयनों के सक्रियताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। तो सक्रियताओं का जो गुणनफल है उसी को हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो सिंपल प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, परिस्थितियां ध्यान रखनी है। पहले ताप स्थिर होना चाहिए, पदार्थ विद्युत अपघटय होना चाहिए, नंबर 3 उसका संतृप्त विलयन होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी विद्युत अपघटय के संतृप्त विलयन में उस विद्युत अपघटय द्वारा उत्पन्न किए गए धनायनों और ऋणायनों की सक्रियताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। और यदि हम संतृप्त विलयन की बात करें तो संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है, ऐसा विद्युत अपघटय का विलयन जिसमें अधिकतम विद्युत अपघटय दिए गए ताप पर घुलित अवस्था में उपस्थित होता है उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन में विद्युत अपघटय के आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल या उनकी सांद्रताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है और इसे ही हम KSP के द्वारा प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। SP का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या विलेयता गुणनफल के लिए हम शॉर्ट में KSP शब्द का उपयोग करते हैं। और किसी भी विद्युत अपघटय के लिए स्थिर ताप पर KSP का मान हमेशा स्थिर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर स्थिर ताप है तो स्थिर ताप पर कोई निश्चित विद्युत अपघटय है तो KSP हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। तो उसके लिए हमेशा निश्चित रहेगा। लेकिन अगर संतृप्त विलयन की जगह विलयन कैसा कर दिया जाए, असंतृप्त विलयन कर दिया जाए या इसकी जगह अति संतृप्त विलयन कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इन विलयनों के अंदर उपस्थित आयनों के सक्रियताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल के बराबर नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में संतृप्त विलयन है तो उसको हम विलेयता गुणनफल के रूप में परिभाषित करेंगे। तो संतृप्त विलयनों में आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। लेकिन यदि विलयन संतृप्त या संतृप्त न होकर के असंतृप्त या अति संतृप्त है तो उस विलयन में आयनों का गुणनफल, आयनों की सक्रियताएं कह दीजिए या विलेयताएं कह दीजिए, तो आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल अब आयनिक गुणनफल कहलाता है। इसको हम आयनिक गुणनफल कहते हैं, विलेयता गुणनफल नहीं कहते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि विलयन संतृप्त है तो स्थिर ताप पर विद्युत अपघटय के आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। लेकिन यदि विलयन संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है या अति संतृप्त है तो अति संतृप्त व असंतृप्त विलयन में विद्युत अपघटय के आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल है उसको हम आयनिक गुणनफल कहते हैं। और आयनिक गुणनफल को यहाँ पर KI के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में प्रदर्शित करूं, हम विद्युत अपघटय यदि AgCl की बात कर रहे हैं
और AgCl को यदि ठोस अवस्था में जल में मिलाया जाता है तो यह सर्वप्रथम जल योजित AgCl में परिवर्तित होगा और यही जल योजित AgCl आयनीकृत होकर के जल योजित Ag+ आयन का निर्माण करता है और जल योजित Cl- आयनों का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पहले स्टेप में साम्य नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेप के अंदर जो साम्य है, इस साम्य को हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार यदि मैं इस साम्य को प्रदर्शित करूं जो कि AgCl की विलेयता साम्य को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस साम्य के लिए साम्य स्थिरांक का मान विलयन में सिल्वर आयनों की सक्रियता और क्लोराइड आयनों की सक्रियता का गुणनफल बटा AgCl की जल योजित की सक्रियता का अनुपात। तो विलयन में आयनों की सक्रियता और अनआयनीकृत सिल्वर क्लोराइड के सक्रियताओं का अनुपात हमेशा साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। लेकिन स्थिर ताप पर चूंकि विलयन संतृप्त है, तो संतृप्त विलयन के अंदर, तो संतृप्त विलयन में AgCl का की सक्रियता जो दे रखी है विलयन के अंदर, वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो संतृप्त विलयन में इसकी सक्रियता का मान स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ऐसी स्थिति में इसको हम स्थिरांक मान लेते हैं। तो K इक्विलिब्रियम इनटू AgCl के जल योजित अनआयनीकृत भाग की सक्रियता का गुणनफल अब हम नए स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं और उसी को विलेयता गुणनफल कहा जाता है। और यह विलेयता गुणनफल Ag आयनों की सक्रियता और Cl आयनों की सक्रियता के गुणनफल के बराबर है और इसकी शर्त है T कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। दूसरी शर्त है विलयन संतृप्त होना चाहिए। उसी स्थिति के अंदर हम इसे परिभाषित करते हैं। तो सिंपल हो जाएगा, विद्युत अपघटय के रूप में AgCl है, तो स्थिर ताप व संतृप्त विलयन में AgCl द्वारा उत्पन्न Ag+ और Cl आयनों की सक्रियता का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है और इसी को हम इस संबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि विलयन संतृप्त नहीं है, अगर दिया गया विलयन संतृप्त नहीं है तो क्या स्थिति आती है, तो विलयन संतृप्त नहीं होगा, तो उस स्थिति में हम इन दोनों के गुणनफल को अर्थात Ag+ की सक्रियता और Cl- की सक्रियता के गुणनफल को आयनिक गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आयनिक गुणनफल भी आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल है और विलेयता गुणनफल भी आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल है। जो विद्युत अपघटय से प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं की सक्रियताओं के गुणनफल के रूप में दिया गया। लेकिन अंतर सिर्फ ये है, संतृप्त विलयन के लिए KsP के रूप में इनका गुणनफल प्रदर्शित करेंगे और विलयन यदि संतृप्त नहीं है तो इसे हम Ki के रूप में प्रदर्शित करते हैं, आयनिक गुणनफल के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन आयनिक गुणनफल जो दिया गया है वह संतृप्त विलयन न होने के कारण किसी भी तरीके से संतृप्त विलयन में परिवर्तित होने की कोशिश करता है और संतृप्त विलयन में यदि बदलता है तो Ki KsP में बदलने की कोशिश करेगा। और ऐसी स्थिति में Ki जो दिया गया है आयनिक गुणनफल है, ये कैसा होता है, यह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है अर्थात बदलता रहता है। किस पर निर्भर करेगा, ये विलयन की संतृप्तता या उसमें परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो यदि विलयन संतृप्त नहीं है तो आयनिक गुणनफल को हम Ki के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन विलयन यदि संतृप्त है तो इस आयनिक गुणनफल को ही विलेयता गुणनफल कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल जो दिए गए हैं, इन दोनों में संबंध के आधार पर हम विलयनों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात Ki और KsP में संबंध के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के विलयन होते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर Ki व KsP में संबंध, और यहाँ पर Ki हमेशा ही
किसकी ओर परिवर्तित होने की कोशिश करता है, KSP में बदलने की कोशिश करता है। और इन दोनों में संबंध के आधार पर हम विलयन को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से विलयन? नंबर पहला विलयन जिसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अर्थात विलयन संतृप्त नहीं है, उसमें विद्युत अपघट्य के आयनों की सांद्रताएं कम होगी या विलेयता गुणनफल में जितने आयनों की सांद्रता चाहिए उससे कम है। तो ऐसी स्थिति में जो Ki दिया गया है और KSP दिया गया है, इन दोनों में Ki का मान कम होगा और KSP का मान अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में Ki KSP में बदलने के लिए और अतिरिक्त विद्युत अपघट्य इसमें घोला जा सकता है, और अतिरिक्त विद्युत अपघट्य घोलकर यदि विलयन संतृप्त बना दें तो ये दोनों पुनः बराबर हो जाएंगे। लेकिन असंतृप्त विलयन में KSP का मान कम और ये Ki का मान KSP से कम होता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं यदि विलयन संतृप्त है तो संतृप्त विलयन के अंदर Ki और KSP दोनों बराबर होते हैं और जिसे केवल KSP के रूप में ही दर्शाया जाता है, विलेयता गुणनफल के रूप में ही दर्शाते हैं। और तीसरी स्थिति की बात की जाए तो वह है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला है अनसैचुरेटेड, सेकंड सैचुरेटेड और थर्ड को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? जब Ki का मान अर्थात विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। और यही वह परिस्थिति है जिसमें दिए गए विद्युत अपघट्य में अवक्षेपण प्रारंभ होता है, अर्थात आयन गुणनफल द्वारा किसी लवण में वापस परिवर्तित होकर के जल में अविलेय अवक्षेप का निर्माण करते हैं। तो तीसरी परिस्थिति जो अति संतृप्त विलयन है, यह यहाँ पर अवक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात यदि किसी विलयन को अति संतृप्त कर दिया जाए तो उसमें अवक्षेपण प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहले में असंतृप्त विलयन में Ki का मान KSP से कम होगा, संतृप्त में दोनों बराबर होंगे, और अति संतृप्त के अंदर Ki का मान KSP से ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में Ki पुनः KSP के बराबर कम होने के लिए यह ठोस अवस्था में लवण या विद्युत अपघट्य को पुनः ठोस में बदल देता है। तो इस तरीके से अवक्षेपण कब होगा? जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से अधिक हो जाए। और यहाँ पर हम धनायनों के विश्लेषण में या बाष्पीय मूलकों या क्षारीय मूलकों के विश्लेषण के अंदर हम अवक्षेपण द्वारा धनायन को विलयन से पृथक करके फिर पहचान करते हैं, और अर्थात हम अवक्षेपण की प्रक्रिया विलेयता गुणनफल के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर KSP का मान अगर निश्चित है तो हम उससे Ki का मान बढ़ा करके दिए गए धनायन को अवक्षेपित कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये 3 विलयन बनते हैं। तो अति संतृप्त विलयन इंपॉर्टेंट है, और गुणात्मक विश्लेषण में धनायनों या धनमूलकों के परीक्षण के अंदर अति संतृप्त विलयन बनाकर ही अवक्षेपण प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो नेक्स्ट में हम ले रहे हैं KSP के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ विलेयता गुणनफल। और KSP के यदि अनुप्रयोग की बात की जाए तो हम मुख्यतः 4 अनुप्रयोग यहाँ पर लेंगे जो कि गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला अनुप्रयोग है कि जो भी क्षारीय मूलक है, क्षारीय मूलकों का वर्गों में विभाजन KSP के आधार पर किया गया। तो पहला हो जाएगा क्षारीय मूलकों का वर्गों में विभाजन। क्षारीय मूलकों का वर्गों में जो विभाजन किया गया है, वर्ग 0, 1, 2, 3 या 0 जनरल नहीं लेते हैं इसमें हम वर्ग संख्या 1 से लेकर 6 में जो विभाजन किया गया है उसका मूल आधार क्या है? विलेयता गुणनफल। सेकंड नंबर पे आता है, यदि हम इसके अनुप्रयोग की बात करें तो विलयन में अवक्षेपण द्वारा धन मूलकों का पृथक्करण करना हो तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो सेकंड हो जाएगा धन मूलकों का पृथक्करण। धन मूलक या क्षारीय मूलक कह सकते हैं। तो क्षारीय मूलक का
अवक्षेपण भी इसी प्रक्रिया के द्वारा या विलेयता गुणनफल के द्वारा किया जाता था। अगर हमें विलेयता गुणनफल पता है और विलेयता गुणनफल से यदि आयनिक गुणनफल को हम किसी निश्चित विद्युत अपघटय द्वारा बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में निश्चित विद्युत अपघटय का अवक्षेपण किया जा सकता है या धन मूलक का निश्चित ऋणायन को चयन करके अवक्षेपण किया जा सकता है। तीसरी प्रक्रिया इसमें आती है वर्ग मूलक या अभिकर्मक का निर्धारण। वर्ग अभिकर्मक या ग्रुप रिएजेंट का निर्धारण भी हम इसी तरीके से करते हैं कि ग्रुप रिएजेंट कौन से वर्ग का ग्रुप रिएजेंट कौन सा होगा उसको हम इस KSP के द्वारा निर्धारित करते हैं, अर्थात वर्ग अभिकर्मक भी इसी से निर्धारित होता है। चौथे नंबर पर और अंतिम अनुप्रयोग के रूप में गुणात्मक विश्लेषण में हम इसको काम में लेते हैं, वो है वर्ग संख्या 5 में धनायनों के अवक्षेपण का निश्चित क्रम ज्ञात करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो धन मूलकों के विश्लेषण की वर्ग संख्या 5 में धनायनों के परीक्षण का क्रम इसी से निर्धारित होता है। तो धनायनों के परीक्षण का क्रम जो हम ले रहे हैं वो भी इसी से निर्धारित होता है। तो सिंपल ध्यान रखना है, KSP के 4 अनुप्रयोग हैं गुणात्मक विश्लेषण में, जिसमें पहला है क्षारीय मूलकों का वर्गों में विभाजन KSP के आधार पर किया जाता है। दूसरा धन मूलक या क्षारीय मूलक का अवक्षेपण हम KSP के आधार पर करते हैं। और नंबर 3 वर्ग अभिकर्मक या ग्रुप रिएजेंट का निर्धारण भी इसी से करते हैं। और चौथा है वर्ग संख्या 5 में धनायनों के परीक्षण का क्रम भी हम इसी से निर्धारित करते हैं। तो हम एक एक करके इनके वर्णन को प्रदर्शित करें। तो पहला है क्षारीय मूलकों का वर्गों में विभाजन। तो क्षारीय मूलकों का वर्गों में विभाजन हम इसी के आधार पर करते हैं। तो सिंपल प्रक्रिया ध्यान रखना, क्षारीय मूलकों के कितने वर्ग हैं? टोटल 6 वर्ग हैं, जिनको हम 1 से लेके 6 तक प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें पहले वर्ग में कौन से धनायन रखे जाएंगे उसका निर्धारण उन धनायनों का किसी निश्चित ऋणायन के साथ विलेयता गुणनफल देखेंगे और उस निश्चित ऋणायन के साथ दिए गए धनायन का विलेयता गुणनफल देखने के बाद में जिस विलेयता गुणनफल का मान न्यूनतम होगा उसे वर्ग संख्या 1 में और बाकी को बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो सिंपल प्रक्रिया आ जाएगी। सबसे पहले जो भी हमें धातु धनायन दिया है उसके साथ हम निश्चित ऋणायन लेंगे, निश्चित ऋणायन, और ऋणायन का चयन हम विलेयता गुणनफल के आधार पर करते हैं। तो दिए गए धातु धनायन और हम निश्चित ऋणायन यूज कर रहे हैं, तो धातु धनायन का निश्चित ऋणायन के साथ विलेयता गुणनफल ज्ञात करते हैं। और विलेयता गुणनफल में जो भी विलेयता गुणनफल आ रहा है धातु धनायनों का, उसमें न्यूनतम KSP को वर्ग संख्या 1 में रखा जाता है। तो इसका अंदर जो न्यूनतम मान होगा उसी को न्यूनतम वर्ग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूँ कि कोई भी धातु धनायन, या कह दीजिए काफ़ी सारे धातु धनायन आपको दिए हुए हैं, 10-12 धातु धनायन दे रखे हैं। अब उन धातु धनायनों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना है। तो विभाजित करने के लिए मैं निश्चित ऋणायन सेलेक्ट करूँगा। पहले मैंने क्लोराइड लिया या सल्फाइड लिया या सल्फेट लिया या बोरेट लिया या ऑक्जेलेट लिया या एसीटेट लिया, क्रोमेट लिया, जो भी मैं धनायन ये ऋणायन सेलेक्ट करना चाहता हूँ कर देता हूँ। धनायनों की मेरे पास में पूरी लिस्ट है या पूरा विलयन है, उनमें से मुझे धनायनों को अलग अलग करना है। तो उसके लिए मैं निश्चित ऋणायन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर वर्गों में विभाजन में सर्वप्रथम यदि मैं क्लोराइड लेकर के विद्युत अपघट या क्लोराइड लेकर के या क्लोराइड ऋणायन लेकर के दिए गए विद्युत अपघटय में धातु धनायन का अवक्षेपण करना है, तो उस धातु धनायन तथा ऋणायन के गुणनफल या उनके विलेयता गुणनफलों को क्रम से व्यवस्थित कर देंगे। इनमें हम देखेंगे कि न्यूनतम विलेयता गुणनफल किसका है। तो दिए गए धातु धनायनों को सर्वप्रथम मैं ले रहा हूं क्लोराइड,
ऋणायन युक्त विद्युत अपघटय लेते हैं। तो क्लोराइड ऋणायन के साथ में यदि मैं अलग अलग विद्युत अपघटयों के अंदर लेड Pb2+, इसी तरीके से मर्क्यूरस Hg2+, और इसी तरीके से Ag+ प्रदर्शित करें, तो इन तीनों के क्लोराइड आयनों का विलेयता गुणनफल अर्थात Ksp हम किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भी धातु धनायन दे रखा है उसकी सक्रियता इनटू Cl- दे रखा है उसकी सक्रियता, x यहाँ पर ले रहे हैं इसकी संयोजकता के बराबर, तो यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर लिख सकता हूँ n भी लिख सकते हैं। जितनी आवेश है उतने ही क्लोराइड इसके साथ में लेंगे। 1 है तो यहाँ पर Cl 1 होगा, 2 है तो यहाँ पर Cl अपने आप 2 होंगे, तो ऊपर घातांक कितनी लगेगी 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने विलेयता गुणनफल ज्ञात किया। तो हमने जितने भी धातु धनायन हैं उनके साथ में ऋणायनों को लेकर के विलेयता गुणनफल ज्ञात किए। विलेयता गुणनफल ज्ञात करने पर हमारे पास में ये 3 ऐसे धातु धनायन आए जिनके Ksp का मान क्या था, Ksp न्यूनतम था, और चूंकि Ksp न्यूनतम था इसलिए इसको हमने वर्ग संख्या 1 में रख दिया। तो इसको किस में रखा, पहले वर्ग में रख दिया, क्योंकि इनके क्लोराइडों का विलेयता गुणनफल न्यूनतम था। बाकी चाहे कॉपर हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कोबाल्ट हो या आयरन हो, उनके क्लोराइडों का विलेयता गुणनफल इन तीनों के विलेयता गुणनफल से अधिक होता है, इसलिए उनको सभी को पहले वर्ग में नहीं रखा, केवल इन 3 धनायनों को पहले वर्ग में रखा, क्योंकि इनके क्लोराइडों के साथ में विलेयता गुणनफल का मान न्यूनतम होता है, यानी कि हम इनको आसानी से अवक्षेपित, क्लोराइड मिलाकर अवक्षेपित कर सकते हैं, और सबसे पहले इन्हीं का अवक्षेपण होगा। बाकी के विलेयता गुणनफल चूंकि क्लोराइड की सापेक्ष अधिक है तो उनका अवक्षेपण नहीं होगा। तो पहले वर्ग में वे धातु धनायन रखे जाएंगे जिनका क्लोराइडों के साथ में विलेयता गुणनफल न्यूनतम होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ क्लोराइड ऋणायन की जगह दूसरा ऋणायन लेता हूँ, सेकंड मान लीजिए मैं सल्फाइड यूज करता हूँ, S2- सल्फाइड लेकर के सल्फाइड के साथ इस धनायन की विलेयता गुणनफल की बात की जाए तो इस धनायनों के साथ में हम सल्फाइड की विलेयता गुणनफल को प्रदर्शित करें S2- के सापेक्ष n का मान जितना होगा उसी आधार पर हम इसके घातांक को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन इन दोनों का गुणनफल जो Ksp के रूप में आएगा, यहाँ पर हमारे पास में 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो धातु धनायनों को विलेयता गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करें तो सल्फाइड के साथ में इनके विलेयता गुणनफल का मान 2 भागों में विभाजित करके प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें हम लेते हैं एक तो सेकंड वर्ग के रूप में धातु धनायनों को सल्फाइड के विलेयता गुणनफल के रूप में रखते हैं जिनके Ksp का मान क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर Ksp किस आधार पर लिया जा रहा है, सल्फाइड के रूप में अवक्षेपण के आधार पर लिया जा रहा है। और सेकंड हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ग्रुप, और फोर्थ ग्रुप में भी Ksp लिया जाएगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से इन सल्फाइडों के साथ धातु धनायन का विलेयता गुणनफल अधिक है। तो जिसका विलेयता गुणनफल कम है उसको वर्ग संख्या कम में या पहले अवक्षेपित करेंगे, इसलिए कम वर्ग में रखा। जिसके विलेयता गुणनफल का मान अधिक है उसको बाद के वर्ग में रखा, ताकि हम उसका अवक्षेपण पृथक पृथक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सल्फाइडों के साथ में धातु धनायन को लेकर के, सल्फाइडों के साथ में धातु धनायन को लेकर इनका जो विलेयता गुणनफल प्राप्त किया, इस Ksp के आधार पर हमने 2 वर्ग निर्धारित किए। पहला वर्ग है सेकंड ग्रुप और दूसरा वर्ग है फोर्थ ग्रुप या चौथा वर्ग। सेकंड ग्रुप में भी फिर 2 भागों में विभाजन है, वो अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन अभी मैं सभी सेकंड ग्रुप के धातु धनायनों को यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। तो यहाँ पर Ksp का मान क्या है, कम है, और यहाँ पर विलेयता गुणनफल का मान क्या है, अधिक। तो अधिक विलेयता गुणनफल वालों को चौथे वर्ग में, लेकिन सल्फाइड के साथ विलेयता, क्लोराइड नहीं ले रहे, अब सल्फाइड की बात कर रहे हैं, तो सल्फाइडों के साथ जिन धातु धनायनों का विलेयता गुणनफल कम है उसको दूसरे वर्ग में, विलेयता गुणनफल अधिक है उनको चौथे वर्ग में रखा जाता है। दूसरे वर्ग में धातु धनायन कौन कौन से होंगे, इनको हम कहते हैं Cu2+, दूसरा Pb2+, इस यहाँ पर भी रखा जाता है सल्फाइड के रूप में भी। तीसरे नंबर पर आता है Hg2+ मर्क्यूरिक आयन के रूप में।
इसके अलावा बिस्मथ 3+ आयन के रूप में, इसके अलावा SN2+ के रूप में, Sb3+ के रूप में, इसके अलावा कॉपर कैडमियम हो गया, कैडमियम 2+ के रूप में। ये सभी सेकंड या दूसरे ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं और इन सभी की विलेयता गुणनफल का मान सल्फाइड के रूप में चौथे वर्ग के विलेयता गुणनफल से कम है, इसलिए इनको पहले दूसरे वर्ग में रखकर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन चौथे वर्ग में यदि प्रदर्शित किया जाए तो निकल, कोबाल्ट 2+, मैंगनीज 2+ और जिंक, ये 4 धातु धनायन हैं जिनका सल्फाइड के रूप में विलेयता गुणनफल इन वालों से या सेकंड ग्रुप वालों से अधिक है, इसलिए इनको चौथे वर्ग में रखा जाता है। और गुणात्मक विश्लेषण में इन दोनों वर्गों में अलग अलग अवक्षेपण करने के लिए हम समायन प्रभाव के रूप में सल्फाइडों को नियंत्रित करके विलयन में प्रदर्शित करते हैं या विलयन में प्रवाहित करते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों का अलग अलग अवक्षेपण किया जाता है। तो यहाँ पर हम नियंत्रित रूप में सल्फाइड आयन उत्पन्न करते हैं। सल्फाइड आयनों को नियंत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सम आयन प्रभाव का इसमें उपयोग करते हैं। और समायन प्रभाव में यदि H2S के द्वारा सल्फाइड आयन उत्पन्न किए जाते हैं तो इसके समायन के रूप में यदि विलयन में पहले से ही HCl या अम्लीय माध्यम के अंदर HCl उपस्थित है, उसी माध्यम में H2S प्रवाहित की जाए तो समायन प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघटय H2S का आयनीकरण कम होगा और कम आयनीकरण के अंदर सल्फाइड आयन कम बनेंगे। और सल्फाइड आयन यदि कम बनते हैं तो यह सल्फाइड आयन भी केवल सेकंड वर्ग के इन धनायनों को अवक्षेपित करने के लिए पर्याप्त रहते हैं। तो हम सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में H2S को नियंत्रित करके इतने ही सल्फाइड उत्पन्न करते हैं कि यह केवल सेकंड वर्ग के धनायनों को ही अवक्षेपित कर पाए, चौथे वर्ग के धनायनों का अवक्षेपण यहाँ पर न हो। तो इसलिए हमने अम्लीय माध्यम में H2S प्रवाहित करके दूसरे वर्ग के अंदर अवक्षेपण करते हैं। लेकिन यदि मैं चौथे वर्ग की बात करता हूँ तो गुणात्मक विश्लेषण में धनायनों या क्षारीय मूलकों के चौथे वर्ग में चूंकि इन सभी के विलेयता गुणनफल का मान बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर अवक्षेपण के लिए सल्फाइड भी अधिक संख्या में चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर क्षारीय माध्यम कौन सा रखेंगे? क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम में यदि मैं H2S प्रवाहित करता हूँ तो H2S चूँकि अम्लीय प्रकृति का है और अगर क्षार के साथ में इसको मिलाया जाए या क्षार की उपस्थिति में इसको मिलाया जाए तो इसका पूर्ण आयनीकरण होगा और H2S के पूर्ण आयनीकरण द्वारा अत्यधिक मात्रा में सल्फाइड आयन उत्पन्न होंगे और ये अधिक सल्फाइड अब चौथे वर्ग के धनायनों का विलेयता गुणनफल क्रॉस कर देंगे, अर्थात इनका आयनिक गुणनफल इनकी विलेयता गुणनफल से जैसे ही अधिक हुआ, अति संतृप्त विलयन बना, चौथे वर्ग के निकोमंजन 4 धनायन अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने क्षारीय माध्यम में H2S प्रवाहित करके अत्यधिक सल्फाइड उत्पन्न किए ताकि चौथे वर्ग के धनायनों को अवक्षेपित किया जा सके। और यहाँ दूसरे वर्ग के धनायनों को अवक्षेपित करने के लिए कम सल्फाइड आयन चाहिए क्योंकि इनका विलेयता गुणनफल कम है, इसलिए हमने समायन प्रभाव द्वारा अम्लीय माध्यम में H2S प्रवाहित करके इनका अवक्षेपण किया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दूसरे और चौथे वर्ग में सल्फाइडों के रूप में धातु धनायनों का अवक्षेपण करने के लिए हमने विलेयता गुणनफल का क्रम प्रदर्शित किया, जिसमें दूसरे वर्ग के धनायनों का विलेयता गुणनफल कम है और चौथे वर्ग के धनायनों का सल्फाइडों के रूप में विलेयता गुणनफल अधिक है। और इसे हम नियंत्रित करके अलग अलग वर्गों में धातु धनायनों को अवक्षेपित करते हैं। और यही प्रक्रिया हम गुणात्मक विश्लेषण में जो क्षारीय मूलक हैं उनका अलग अलग वर्गों में विभाजन इसी तरीके से विलेयता गुणनफल के आधार पर करते हैं। ये सेकंड प्रक्रिया। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड के रूप में धनायनों के विलेयता गुणनफल में तीसरे वर्ग के धनायन पहले अवक्षेपित होंगे, जबकि चौथे, पांचवें और छठे वर्ग के हाइड्रोक्साइड की विलेयता गुणनफल अधिक होने के कारण उनका अवक्षेपण नहीं होता। ऐसे यदि हम पांचवें वर्ग के अंदर बात करें तो पांचवें वर्ग में कार्बोनेट के रूप में
हम धातु धनायनों के विलेयता गुणनफल को प्रदर्शित करें तो उसमें आता है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इन चार में मैग्नीशियम के सापेक्ष मैग्नीशियम कार्बोनेट का विलेयता गुणनफल बहुत अधिक होता है, लेकिन स्ट्रोंशियम, बेरियम और कैल्शियम इन तीनों के विलेयता गुणनफल का मान कार्बोनेट के रूप में कम होने के कारण इन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को तो वर्ग 3 में रखते हैं, जबकि मैग्नीशियम को वर्ग 4 में रखा जाता है। तो इसी तरीके से हमने अलग अलग वर्गों में विभाजन करने के लिए आधार के रूप में विलेयता गुणनफल का उपयोग किया। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट अगर अनुप्रयोग देखें तो हम सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं अनुप्रयोग की, जिसमें हम प्रदर्शित करते हैं कि लिया गया विलेयता गुणनफल हम इनके अभिकर्मकों के चयन में भी काम में लेते हैं। तो ये हम तीसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं। इसमें हम लेंगे वर्ग अभिकर्मक। वर्ग अभिकर्मक का चयन या सिलेक्शन भी हम इसी रूप में करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने अलग अलग वर्गों की बात की थी, उसी रूप में अलग अलग वर्गों में विलेयता गुणनफल के आधार पर हम धातु धनायनों को अवक्षेपित कर रहे हैं। तो अवक्षेपण के लिए हम ऐसे निश्चित ऋणायन युक्त विद्युत अपघटय या अभिकर्मक का उपयोग करते हैं जिनके सापेक्ष धातु धनायन की विलेयता गुणनफल का मान बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पर पहले वर्ग के अंदर अगर चर्चा करें तो क्लोराइड आयन लेकर के इनकी विलेयता गुणनफल का मान न्यूनतम होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्लोराइड आयन युक्त विद्युत अपघटय या वर्ग अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं और उनकी विलेयता गुणनफल न्यूनतम होने के कारण उनको पहले वर्ग में अवक्षेपित किया जाता है। तो इसलिए क्लोराइड आयन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रबल विद्युत अपघटय HCl से इनसे क्लोराइड आयनों को प्राप्त कर इनका अवक्षेपण करते हैं। सेकंड वर्ग के अंदर बात करें तो यहाँ पर सल्फाइड आयन है जो कि वर्ग अभिकर्मक के रूप में आवश्यक है। तो सल्फाइड आयन प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर उपयोग करते हैं H2S का, लेकिन चूंकि दूसरे और चौथे दोनों वर्गों के अंदर हम सल्फाइड आयनों के रूप में अवक्षेपण कर रहे हैं, तो इन दोनों को पृथक करने के लिए H2S का नियंत्रित आयनीकरण करने के लिए हम यहाँ पर अम्लीय माध्यम काम में लेंगे। जबकि चौथे वर्ग के अंदर हमें सल्फाइड आयन आधिक्य में चाहिए, क्योंकि चौथे वर्ग के धनायनों का विलेयता गुणनफल अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम H2S का पूर्ण आयनीकरण करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको क्षारीय माध्यम के अंदर प्रवाहित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम वर्ग अभिकर्मक का सिलेक्शन भी इसी रूप में भिन्न भिन्न तरीके से करके अलग अलग वर्गों के रूप में इनका अवक्षेपण करते हैं। ऐसे ही थर्ड के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए और हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड आधिक्य में होंगे तो चौथे, पांचवें, छठे वर्ग के हाइड्रोक्साइड भी अवक्षेपित हो सकते हैं। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर हम NH4Cl की उपस्थिति के अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकर के समान प्रभाव द्वारा OH आयनों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे केवल तीसरे वर्ग के हाइड्रोक्साइड ही अवक्षेपित हों, चौथे, पांचवें, छठे के धातु धनायनों के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित नहीं हो। तो इस तरीके से हम वर्ग अभिकर्मक के रूप में हम अलग अलग विलेयता गुणनफल के लिए अलग अलग धनायनों को सेलेक्ट करके अलग अलग वर्ग का निर्धारण करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम अनुप्रयोग की बात करें तो इससे पहले हमने अनुप्रयोग ले लिए थे, जिसमें से पहला हो गया अपने क्षारीय मूलकों का वर्गों में विभाजन इसी रूप में किया जाता है। फिर दूसरा हमने यहाँ पर नेक्स्ट में ले लिया है वर्ग अभिकर्मक का चयन करने के लिए भी हम यहाँ पर विलेयता गुणनफल का उपयोग करते हैं। और अब हम नेक्स्ट ये रह गया था तो धन मूलक या क्षारीय मूलक का अवक्षेपण और पांचवें वर्ग के धनायनों के परीक्षण का क्रम भी हम इसी के अंदर या विलेयता गुणनफल के रूप में लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ और वो है वर्ग अभिकर्मक में अवक्षेपण कैसे किया जाता है। अगर मैं पहले वर्ग के धनायनों का अवक्षेपण करना चाहता हूं तो अवक्षेपण भी विलेयता गुणनफल पर ही निर्भर करता है। मान लीजिए पहले वर्ग के अंदर मुझे Ag+ का जलीय विलयन दे रखा है जो कि परखनली के अंदर है। कौन सा है? Ag धनायन उपस्थित है
जो किसी भी अन्य लवण के रूप में हमने इसमें घोल के रखा है। अब मुझे Ag को अवक्षेपित करना है और मुझे पता है कि सिल्वर आयन के लिए विलेयता गुणनफल, क्लोराइड के साथ इसका विलेयता गुणनफल बहुत कम होता है। तो हम अगर इसमें क्लोराइड आयन मिला दें तो सिल्वर को अवक्षेपित करने के लिए मैं इसमें क्लोराइड आयन मिला देता हूं, तो सिल्वर क्लोराइड का विलेयता गुणनफल न्यूनतम होता है, इसलिए ये आसानी से अवक्षेपित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्लोराइड आयन कहाँ से प्राप्त करेंगे? वर्ग अभिकर्मक HCl से प्राप्त करते हैं। तो मैं AgCl हो, चाहे Pb2+ हो या मर्क्यूरस आयन हो, इन तीनों आयनों के क्लोराइडों के साथ विलेयता गुणनफल न्यूनतम होते हैं, इसलिए इनको अवक्षेपित करने के लिए वर्ग अभिकर्मक HCl मिलाया जाता है। HCl की उपस्थिति में विलयन में Ag+ की सक्रियता पहले से ही उपस्थित है और जैसे ही मैं इसमें Cl- मिलाऊंगा, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? KSP के बराबर। लेकिन जैसे ही मैं Cl- आधिक्य में मिला देता हूं, तो आधिक्य में मिलाने पर KSP की तुलना में इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? अधिक हो जाएगा। और जैसे ही इन दोनों का गुणनफल अधिक होता है, विलयन बदल जाएगा अति संतृप्त विलयन में, और अति संतृप्त विलयन बनते ही AgCl यहाँ पर अवक्षेपित हो जाता है। तो AgCl को अवक्षेपित करने के लिए हमने पहली बात वर्ग निर्धारित कर रखा है, नंबर 2 हमने वर्ग अभिकर्मक का ऋणायन निर्धारित कर रखा है, और तीसरे नंबर पर अब मुझे उन ऋणायनों को इतनी मात्रा में लेना है कि ये आधिक्य Cl- Ag+ के साथ या इनकी सक्रियताओं के गुणनफल के साथ अति संतृप्त विलयन में बदल जाए। इसलिए मैं HCl आधिक्य में अगर उस विलयन में डाल देता हूं तो उत्पन्न हुए Cl- विलयन में उपस्थित Ag+ दोनों की सक्रियताओं का गुणनफल जैसे ही अति संतृप्त विलयन बनाएगा, अति संतृप्त विलयन में Ag और Cl दोनों आपस में जुड़कर AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे, अर्थात वापिस अति संतृप्त विलयन में बदल जाएगा। और इस तरीके से हम Cl की उपस्थिति में या आधिक्य Cl मिला करके AgCl का पूर्ण अवक्षेपण करके इसको पृथक करते हैं। तब ध्यान रखना है AgCl का पूर्ण अवक्षेपण भी हो जाना चाहिए। अगर Ag+ विलयन में कुछ बच गया है तो ये अगले वर्ग के अंदर वापस अवक्षेपित हो सकता है। तो इससे बचने के लिए इसका पूर्ण अवक्षेपण जरूरी है। अगर मैं AgCl का पूर्ण अवक्षेपण लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प्रदर्शित करता हूँ। अगर इनके दोनों के विलेयता गुणनफल का मान यदि कितना है 100 है और विलयन में मेरे पास में ये तो फिक्स है, मान लीजिए Ag और Cl का विलेयता गुणनफल कितना है 100 है, और मुझे विलयन के अंदर Ag+ दे रखे हैं 20 और Cl- विलयन में उपस्थित नहीं है, तो इसके Ki का मान कितना हो जाएगा? Ki का मान होगा 20 × ये। इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में इसका अवक्षेपण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 20 ये है, लेकिन इसमें मैं 3 Cl और मिला देता हूँ, अर्थात 3 क्लोराइड आयन मैंने मिला दिए, तो 3 और 20 दोनों का गुणनफल करने के बाद में Ki कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसमें भी अवक्षेप नहीं बनेगा, पहले में भी अवक्षेप नहीं बना क्योंकि विलयन असंतृप्त है, दूसरे में भी अवक्षेप नहीं बनेगा क्योंकि Ki का मान KSP के मान की तुलना में क्या है? कम है, विलयन कैसा है? असंतृप्त है। लेकिन और यदि मैं इसमें 20 के साथ क्लोराइड आयन आधिक्य में HCl और ज़्यादा मिला देता हूँ उसी विलयन में, मान लीजिए मैंने इसमें इससे दुगना HCl मिला दिया, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए 6 मोल HCl मैंने उस विद्युत अपघट्य विलयन में मिला दिए, तो मिलाने पर इन दोनों का यदि गुणनफल किया, इसकी सक्रियता 6 होगी, इसकी सक्रियता पहले से 20 है विलयन में, तो इन दोनों का यदि मैं गुणनफल करता हूँ तो दोनों गुणनफल में कितने हो जाएंगे? 6 × 2 120 हो जाएगा, और ये 120 इसके विलेयता गुणनफल से क्या है? अधिक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अति संतृप्त विलयन होगा, और अगर अति संतृप्त विलयन बनेगा, और अति संतृप्त कहते किसको है? ऐसा विलयन जिसमें आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। और अति संतृप्त विलयन है तो इसमें AgCl का अवक्षेप बनेगा। तो AgCl क्या होगा?
अवक्षेपित हो जाता है। और यदि मैं यहाँ पर Cl माइनस आयनों को और ज़्यादा डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसके अंदर जैसे ये लिया तो इसमें से कुछ आयन अवक्षेपित, AgCl अवक्षेपित हो जाएगा लेकिन पूर्ण अवक्षेपण नहीं होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इसकी सांद्रता लेकर के कितनी कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, और इसकी सांद्रता यदि 20 कर देते हैं तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 600। इसकी तुलना में लगभग 6 गुना है। तो ऐसी स्थिति में Ag प्लस आयन लगभग अवक्षेपित होकर पृथक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में विलयन में जैसे ही आधिक्य Cl माइनस मिलाया जाएगा, उस आधिक्य Cl माइनस की उपस्थिति में विलयन का विलेयता गुणनफल की तुलना में आयनिक गुणनफल अत्यधिक बढ़ जाएगा। और जब आयनिक गुणनफल ज़्यादा हो गया है, अति संतृप्त विलयन बन गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर AgCl पूर्णतः अवक्षेपित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु धनायन को अवक्षेपित करने के लिए विलेयता गुणनफल का उपयोग किया जाता है। और विलेयता गुणनफल जितना कम है उतना ही अवक्षेपण जल्दी हो जाएगा, और विलेयता गुणनफल यदि ज़्यादा है तो अवक्षेप धीमी गति से होता है। सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल और आता है। यदि मैं बात करता हूँ Fe2+ और Fe3+ की, अगर मैं Fe2+ के हाइड्रोक्साइड के साथ विलेयता गुणनफल की बात करता हूँ तो यह विलेयता गुणनफल उच्च है। लेकिन यदि Fe3+ के साथ हाइड्रोक्साइड के विलेयता गुणनफल की बात की जाए तो यह विलेयता गुणनफल क्या है, निम्न है। ऐसी स्थिति में फेरिक हाइड्रोक्साइड आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है, क्योंकि फेरिक आयन के हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल कम है। लेकिन फेरस हाइड्रोक्साइड या Fe2+ का हाइड्रोक्साइड है, इसका विलेयता गुणनफल बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में इसको अवक्षेपित करने के लिए OH- आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा चाहिएगी, क्योंकि विलेयता गुणनफल बहुत अधिक है। तो Ki को या आयनिक गुणनफल को Ksp से बढ़ाने के लिए OH आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा चाहिएगी। ऐसी स्थिति में अधिक OH- आयन अगले वर्ग चौथे, पाँचवें और छठे के हाइड्रोक्साइड भी अवक्षेपित कर सकता है। ऐसी स्थिति में इन हाइड्रोक्साइडों को Fe2+ के रूप में अवक्षेपित करना सही नहीं है, क्योंकि यह मिश्रण के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम जैसे ही आपको फेरस आयन दिए जाएं, इनको HNO3 के साथ गर्म करके, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करके हम इसको फेरिक में बदल देते हैं। और फेरिक आयन जो दिए गए हैं, इन आयनों का विलेयता गुणनफल कम होने के कारण थोड़ी सी मात्रा में दिए गए हाइड्रोक्साइड आयन भी फेरिक हाइड्रोक्साइड आयन के विलेयता गुणनफल से इसके आयनिक गुणनफल का मान बढ़ा देंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन में अवक्षेपित हो जाएगा। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि इसके विलेयता गुणनफल का मान कम है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की बजाय फेरस हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके विलेयता गुणनफल का मान बहुत अधिक है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विलयन में दिए गए फेरस आयनों को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करके फेरिक आयनों में क्यों बदल रहे? तो उसका सीधा उत्तर है, क्योंकि फेरिक आयनों के हाइड्रोक्साइडों के रूप में विलेयता गुणनफल का मान बहुत कम होता है। इसलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड को आसानी से कम मात्रा में OH आयन मिला करके ही अवक्षेपित किया जा सकता है। लेकिन फेरस आयनों के विलेयता गुणनफल का मान हाइड्रोक्साइड के रूप में उच्च होने के कारण इनको आसानी से अवक्षेपित करना संभव नहीं है। तो इसलिए कम विलेयता गुणनफल वाले धनायन में Fe3+ में बदल करके अवक्षेपण आसानी से किया जा सकता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट अनुप्रयोग की मैं बात करता हूँ, और वह है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चौथे अनुप्रयोग की, और चौथा अनुप्रयोग यहाँ पर है वर्ग 5, पांचवें वर्ग की बात कर रहे हैं कि धनायनों का अवक्षेपण क्रम ज्ञात करने में, अवक्षेपण क्रम निर्धारण में हम Ksp का उपयोग करते हैं। तो पांचवें वर्ग के अंदर धनायन कौन कौन से हैं? पांचवें वर्ग में धनायन है, एक तो Ba2+, दूसरा है Sr2+, और तीसरा है Ca2+। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों ही पांचवें वर्ग में कार्बोनेट की उपस्थिति में
अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जैसे ही विलयन में मिलाते हैं तो इनके सभी के कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इनके कौन से आयन अवक्षेपित होंगे? कार्बोनेट है, ये अवक्षेपित हो जाते हैं क्योंकि कार्बोनेट के साथ में इनका विलेयता गुणनफल निम्न होता है। और फिर हमने जैसे इनको अवक्षेपित किया उसके बाद में इस अवक्षेप को क्या करते हैं? HCl मिलाकर वापस घोलते हैं। तो अवक्षेप बनाया, विलयन से छानकर पृथक किया, अर्थात जो हम वास्तविक विलयन ले रहे थे उसमें से इन आयनों को अवक्षेपित करके छान करके हमने हटा दिया। अब इनका परीक्षण करना। परीक्षण करने से पहले हमने HCl के विलयन में इन कार्बोनेटों को मिलाया तो ये सारे वापस घुल गए। अब विलयन में इन तीनों के जलीय विलयन है और ये अघुलित अवस्था में विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में उपस्थित है। अब हमें इन तीनों का परीक्षण करना है। तो तीनों को अगर परीक्षण करना हो तो हमें विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में इनका अवक्षेपण करना है। और इनकी विलेयता गुणनफल का बढ़ता क्रम ऋणायन के सापेक्ष अलग अलग होता है। मैं लेता हूँ CrO4 2- क्रोमेट आयन मिलाया जाए तो बेरियम का विलेयता गुणनफल बहुत कम होता है, जबकि इन दोनों का विलेयता गुणनफल बहुत अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी विलेयता गुणनफल का मान कम होने के कारण अगर मैं इस विलयन में जैसे ही क्रोमेट मिलाता हूँ, चाहे पोटेशियम क्रोमेट के रूप में हो, सोडियम क्रोमेट के रूप में हो, चाहे अमोनियम क्रोमेट, हमें ऋणायन से मतलब है, तो जैसे ही मैं इन तीनों के मिश्रण के जलीय विलयन में मैं क्रोमेट आयन मिलाता हूँ, पोटेशियम क्रोमेट का जलीय विलयन मिलाता हूँ, तो जलीय विलयन मिलाने पर चूंकि बेरियम का विलेयता गुणनफल न्यूनतम है, इसलिए सबसे पहले बेरियम का अवक्षेप बन जाएगा, लेकिन इन दोनों का अवक्षेपण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसका अवक्षेपण किया, इसको छान कर हटा दूँ, अवक्षेपण किया और अवक्षेपण करने के बाद में छान कर इसको पृथक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अब विलयन से पृथक हो जाएगा। विलयन में बचे कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, अब इन दोनों को हमें पृथक करना है। तो इसको पृथक करके परीक्षण कर लीजिए, बेरियम उपस्थिति बता देगा। लेकिन अगर मुझे अब दोनों स्ट्रोंशियम बेरियम साथ में है, परीक्षण करना है, तो अब आप चेक करेंगे वापिस विलेयता गुणनफल Ksp किस रूप में लेना है। अब मैं ऋणायन के रूप में, अभिकर्मक के रूप में सल्फेट लेता हूँ और सल्फेट में इन दोनों में से स्ट्रोंशियम सल्फेट का विलेयता गुणनफल कम है और कैल्शियम का विलेयता गुणनफल अधिक है। तो स्ट्रोंशियम का विलेयता गुणनफल कम होने के कारण जैसे ही मैं H2S या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाता हूँ, जो सल्फेट आयन उत्पन्न करेगा, ये सल्फेट आयन जिसमें स्ट्रोंशियम सल्फेट का विलेयता गुणनफल कैल्शियम सल्फेट से कम है, ऐसी स्थिति में स्ट्रोंशियम सल्फेट कम मात्रा में H2SO4 की उपस्थिति में अवक्षेपित हो जाएगा और अवक्षेपित होकर के हम उसको छान करके पृथक कर सकते हैं। तो अवक्षेप बन जाएगा इसमें, जिसको छान कर पृथक कर दिया जाता है। जैसे ही छान कर पृथक किया, पीछे कैल्शियम है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम तीसरे अभिकर्मक के रूप में C2O4 अर्थात ऑक्जेलेट आयन मिलाते हैं। अमोनियम ऑक्जेलेट या सोडियम ऑक्जेलेट के रूप में यदि जलीय विलयन लेकर मिलाया जाए, अगर कैल्शियम उपस्थित है तो कैल्शियम का ऑक्जेलेट अवक्षेपित हो जाएगा और जो स्पष्ट करेगा कि इस विलयन के अंदर कैल्शियम आयन उपस्थित है। अगर इस परीक्षण को बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के क्रम में किया जाए तो तीनों की पहचान अलग अलग हो जाएगी। पहले अवक्षेपित होगा, फिर अवक्षेपित होगा, ये लास्ट में अवक्षेपित होगा, तीन अलग अलग अभिकर्मक से। लेकिन यदि मैं इन तीनों में उल्टा कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इन तीनों के विलयन में पहले से ही ऑक्जेलेट मिला देता हूँ, तो ऑक्जेलेट में कैल्शियम भी अवक्षेपित होगा, स्ट्रोंशियम भी होगा, बेरियम भी हो जाएगा। अगर सल्फेट मिला दिया तो स्ट्रोंशियम भी अवक्षेपित होगा, बेरियम भी अवक्षेपित हो जाएगा। तो इसलिए इनके विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का विलेयता गुणनफल भिन्न भिन्न विद्युत अपघटयों के रूप में या भिन्न भिन्न ऋणायनों के साथ में विलेयता गुणनफल बढ़ते क्रम में है। इसलिए पहले न्यूनतम विलेयता गुणनफल वाला बेरियम अवक्षेपित किया जाएगा, फिर उसके बाद में स्ट्रोंशियम का परीक्षण करेंगे और अंत में हम कैल्शियम का परीक्षण करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी एक विलयन में उपस्थित एक से अधिक धातु धनायनों को, जो कि एक ही वर्ग में रखे गए,
पृथक करने के लिए भी इनकी विभिन्न धातु धनायनों विभिन्न ऋणायनों के साथ में विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम के अंदर परीक्षण करते हैं। जिसका विलेयता गुणनफल न्यूनतम है उसको पहले और जिसका विलेयता गुणनफल अधिकतम है उसको अंत में टेस्ट करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 5वें वर्ग के धातु धनायन बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का परीक्षण किस क्रम में किया जाता है। तो आपके क्रम हो जाएगा बेरियम पहले, फिर स्ट्रोंशियम, फिर तीसरे नंबर पर कैल्शियम। क्यों करते हैं ऐसे? कि आपको सीधा बताना है कि तीनों में बेरियम का विलेयता गुणनफल न्यूनतम है, स्ट्रोंशियम का उससे ज़्यादा है, कैल्शियम का उससे भी ज़्यादा है, और इन तीनों के अलग अलग विलेयता गुणनफल क्रम बढ़ते क्रम में होने के कारण न्यूनतम विलेयता गुणनफल का अवक्षेपण इस धातु धनायन का सबसे पहले करेंगे, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर कैल्शियम का। इसके लिए विलेयता गुणनफल में अंतर करने के लिए हम भिन्न भिन्न ऋणायन भी काम में लेते हैं, जिसमें परीक्षण के लिए बेरियम के साथ क्रोमेट लिया जाता है, स्ट्रोंशियम के लिए सल्फेट लेते हैं और कैल्शियम के लिए ऑक्जेलेट लिया जाता है। और इसी तरीके से 5वें वर्ग की धातु धनायनों का क्रम में परीक्षण करते हैं। तो इस तरीके से विलेयता गुणनफल और विलेयता गुणनफल की अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो सिंपल हो जाएगा। विलेयता गुणनफल क्या है? स्थिर ताप पर किसी संतृप्त विलयन में दिए गए विद्युत अपघट्य के आयनों की सक्रियताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। विलेयता गुणनफल जितना कम होगा उसका अवक्षेपण आसानी से किया जा सकता है। और जिनको धनायनों की अगर बात करें तो क्षारीय मूलकों जिनके विलेयता गुणनफल का मान न्यूनतम है उसको कम वर्ग में अर्थात पहले वर्ग में रखा जाता है, और पहले से छठे वर्ग में विभाजन विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में किया गया है, जिसमें छठे वर्ग के धनायन अर्थात मैग्नीशियम का विलेयता गुणनफल सर्वाधिक होगा और Ag और Pb2+ और Hg22+ का विलेयता गुणनफल न्यूनतम होता है। और इसीलिए इनको अलग अलग वर्गों में हम इसी क्रम में विभाजित करते हैं। इनकी वर्ग अभिकर्मक का चयन भी ऐसे ही करते हैं। अवक्षेपण भी विलेयता गुणनफल के रूप में अति संतृप्त विलयन बनाकर किया जाता है, और 5वें वर्ग के धनायनों को भी हम क्रम में अवक्षेपित करते हैं और उसके अंदर भी विलेयता गुणनफल काम में लिया जाता है। तो ये विलेयता गुणनफल और उसके अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्लास में अब गुणात्मक विश्लेषण के अंदर ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, वो सारे ऑक्सीकारक और उनकी प्रकृति, उनको कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट में लेंगे अपचय कौन से हैं गुणात्मक विश्लेषण में, उनकी लिस्ट और उनका क्रम, और कौन से अपचय किसका अपचयन करते हैं और कहाँ इनकी आवश्यकता होती है। ये टॉपिक लेने के बाद हम मूल गुणात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।